नहीं है। तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं खौफ वेब सीरीज का एक्सप्रेशन लेकर आया हूँ, जिसके बहुत सारे राज खुल चुके हैं और बहुत सारा राज खुलना बाकी है। तो आइए चलिए एपिसोड 5 को शुरू करते हैं। एपिसोड 5 का नाम है पजेस्ड, जिसकी शुरुआत पास्ट एक इंसिडेंट से होती है, जहाँ पर स्वेटलाना जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थी, वो अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। रेडी होने के बाद में वो अनु के रूम में जाती है। यहाँ पर अनु की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो किसी से बहुत ही डरी हुई थी। अनु स्वेटलाना को भी हॉस्टल से बाहर जाने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि रीमा, कोमल और निक्की जब भी हॉस्टल से बाहर जाती थी तो उनके साथ में कुछ न कुछ बुरा होता था। लेकिन स्वेटलाना इन सब पर बिलीव नहीं कर रही थी। उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और उसे जॉब पर जाना ही होगा, नहीं तो उसकी जॉब चली जाएगी। इधर स्वेटलाना अनु के लिए मेडिसिन निकाल रही थी और हम देखते हैं कि कोई इनविजिबल शक्ति अनु के बाल पकड़कर उसे हवा में खींच रही है। अनु की चीखें सुनकर जब स्वेटलाना पीछे मुड़ती है तो उसे भी एक पल के लिए ये डरावना नजारा दिखाई देता है और अचानक अनु एक पजेस हालत में आकर लाना को गालियां देने लगती है। अनु का रूप देखकर स्वेटलाना डर चुकी थी। तभी निक्की वहां पर आकर स्वेटलाना को रूम से बाहर लाती है और अनु को उसे रूम में लॉक कर देती है। कहानी फिर से 6 महीने के बाद यानी कि प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वार्डन ग्रेसी कैंटीन के मालिक राजेश के साथ में मधु का रूम खोलती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में वो घोस्ट मधु को खींचकर रूम में ले गया था। रूम खुलने के बाद में सभी को मधु अनु की तरह एक पजेस हालत में दिखाई देती है, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन मधु रात के उस इंसिडेंट से बहुत डरी हुई थी। वो अपना डरावना सपने और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रही थी और मधु बस इस हॉस्टल से निकलना चाहती थी, और इसलिए डॉक्टर सोहिनी मधु को हॉस्टल से पिकअप करने आती है ताकि वो कुछ दिनों तक उनके घर में रह सके। इसी दौरान डॉक्टर सोहिनी वार्डन ग्रेसी से 3rd फ्लोर की लड़कियों के बारे में बात करती है। उन्हें तो ये लगता था कि वो लड़कियां मेंटली डिस्टर्ब है और इसलिए हॉस्टल से निकलना नहीं चाहती है। वो उन लड़कियों की हेल्प करना चाहती थी। तो वहीं पर ग्रेसी को तो अच्छा ही लगेगा कि अगर डॉक्टर सोहिनी उन लड़कियों की हेल्प करे ताकि वो इस हॉस्टल से बाहर निकले, क्योंकि निकी की फैमिली ने उन्हें हॉस्टल को बंद करने की धमकी भी दी थी। इधर बात करें रीमा के हस्बैंड की, तो रीमा को घर वापस ले जाने के लिए पुलिस तक लाने के लिए रेडी था। ऊपर से उसकी 6 साल की बेटी भी है और वो अभी भी 8 महीने से प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर भी ना तो रीमा हॉस्टल से बाहर जाना चाहती थी, ना ही बाकी तीनों लड़कियां। इधर हम स्वेटलाना को देखते हैं, जो कि हॉस्टल के गेट के पास खड़ी होकर हकीम से बातें कर रही थी। मधु के साथ में कल रात को जो कुछ भी हुआ था, स्वेटलाना वो सब कुछ हकीम को बता देती है। हकीम उसे फिर से वही मेडिसिन देकर मधु को पिलाने को कहता है। उसके मुताबिक हॉस्टल में कोई ऐसी शक्ति है जो कि मधु को वापस इसी हॉस्टल में लेकर आएगी। हकीम स्वेटलाना से उस घोस्ट का नाम पूछता है। उस स्वेटलाना का एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हॉस्टल में मौजूद उस घोस्ट के बारे में कुछ जानती हो, और उन दोनों को बात करते हुए रीमा दूर से देख रही थी। साथ ही वो कुछ परेशान भी नजर आ रही थी। दूसरी तरफ मधु इस समय डॉक्टर सोहिनी के घर में थी, जहाँ पर सोहिनी उसके पैर पर बिच्छू के काटे हुए निशान को देखकर वहाँ पर मेडिसिन लगा देती है। इसी दौरान मधु उन्हें कल रात हुए उस इंसिडेंट के बारे में बता देती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना था या रियलिटी। लेकिन उसे कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स फील हुई थी। इन सब की वजह से उसे ठीक से नींद नहीं आती है और इसीलिए वो स्लीपिंग पिल्स ले रही थी। लेकिन सोहिनी के मुताबिक ये सब उसका दिमाग का खेल है, पर मधु ऐसा नहीं सोचती थी। उन लड़कियों के साथ भी जरूर कुछ हो रहा था और इसलिए उनकी बॉडी पर जख्मों के निशान थे और वो हॉस्टल से बाहर नहीं निकलती थी। डॉक्टर सोहिनी भी इस केस में पैरानॉर्मल और साइकोलॉजी के बीच में कंफ्यूज थी और वो रात को इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करती है। इधर क्यारा जब रात को उठती है तो मधु को पजेस हालत में देखती है, जिसके बाद में डर के मारे क्यारा भागकर अपनी माँ के रूम में आकर सो जाती है। लेकिन वो इस बारे में अपनी माँ सोहिनी को कुछ नहीं बताती है। फिर अगले दिन मधु क्यारा को खुद नींद से उठाती है और अपने काम पर निकल जाती है। इस समय मधु को नॉर्मल देखकर क्यारा शॉक्ड थी, लेकिन वो मधु को भी कल रात के बारे में कुछ नहीं बताती है। फिर डॉक्टर सोहिनी हॉस्टल जाकर उन 4 लड़कियों से मिलती है और उनके कुछ टेस्ट करवाती है। वे 4 लड़कियां अपने घर और अपनी सिटी को मिस करती थी, लेकिन अभी भी उन्हें हॉस्टल में कैद होकर रहना पड़ रहा था और उसकी वजह वे लोग डॉक्टर सोहिनी को क्लियरली नहीं बताते हैं। लेकिन ये 4 लड़के अनु के ब्रेकअप के बारे में बातें कर रही थी। वो ये बताती है कि अनु ने एक रूम रेंट पर लिया था, लेकिन 31 दिसंबर को उसका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद में वो यहाँ से निकल ही नहीं पाई। रीमा के मुताबिक उसने अनु को कई बार समझाया था कि वो लड़का उसका फायदा उठा रहा है, वो उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन छोटे शहर की लड़कियां बहुत जल्दी भरोसा करके अपना सब कुछ लुटा देती है। लेकिन डॉक्टर सोहिनी यहाँ पर रीमा को लेकर कंफ्यूज थी कि आखिर उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो अपनी 6 साल की बेटी, अपने पति और अपनी फैमिली को छोड़कर और खुद 8 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद भी इस हॉस्टल से नहीं निकलती है। रीमा के मुताबिक सिर्फ उसे ही पता है
कि हॉस्टल के दरवाजे से बाहर पैर निकालने पर उसके पेट में मौजूद बच्चे को कितनी तकलीफ होगी। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे जिंदा चला रहा है, लेकिन सभी लोग इंक्लूडिंग उसका हस्बैंड को लगता है कि वो नाटक कर रही है। डॉक्टर शोहिनी को एना, जिसकी उंगली मिक्सचर में कटी थी, उससे पता चलता है कि अनु उसी के साथ में हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। 31 दिसंबर की रात को उन लड़कियों के बीच में कुछ फिजिकल फाइट हुई थी और उसके अगले दिन वो 5 लड़के बदल गई और सबसे ज्यादा अनु, जो कि अजीब बिहेव कर रही थी। रात को 3rd फ्लोर से अजीब अजीब आवाजें, दौड़ने की आवाज, चिल्लाने की आवाज हॉस्टल की बाकी लड़कियों को भी सुनाई देती है, लेकिन निकी के मुताबिक अनु को हेलुसिनेशन हो रहे थे और इसलिए उन लोगों ने उसे रूम में बंद कर दिया था। फिर डॉक्टर शोहिनी उन चारों लड़कियों को हॉस्टल गेट के पास में लेकर जाती है और उन्हें गेट से बाहर आने के लिए कहती है। बाकी तीनों लड़कियों की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन कोमल हिम्मत करके गेट से बाहर निकलती है, पर कुछ दूर जाते ही उसके चेहरे पर कोई इनविजिबल एंटिटी खरोच मार देती है। इसे देखकर कोमल के साथ साथ तीनों लड़के बहुत ज्यादा डर चुकी थी और डॉक्टर शोहिनी कोमल के चेहरे पर अचानक खरोच का निशान देखकर शॉक्ड थी, जिसके बारे में वो वार्डन ग्रेसी को बताती है। शोहिनी के मुताबिक उन चारों लड़कियों के दिमाग में कोई खौफ है जो कि उनकी बॉडी के साथ में कुछ रिएक्शन करता है और इसलिए वे लोग हॉस्टल से बाहर नहीं जा पाते हैं। और शायद सबसे पहले इसी खौफ का रिएक्शन अनु के साथ में हुआ था, लेकिन ग्रेसी के मुताबिक अनु हॉस्टल से सही सलामत निकली थी। वो खुद उसे छोड़ने गई थी। उसी के सामने अनु ने ट्रक के सामने आकर अपनी जान ली थी। फिर जब डॉक्टर शोहिनी हॉस्टल से बाहर निकलने वाली थी तो निकी उनके पास में आकर उनसे हेल्प मांगती है कि वो उसे इस हॉस्टल से बाहर निकाले। शोहिनी तब उसकी फैमिली के साथ में बात करके उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस करती है। वहीं पर मधु अरुण से मिलने उनके रूम में जाती है, जहां पर मधु को अरुण से पता चलता है कि वो ग्वालियर गया था और उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर अपने उन दोस्त को ढूंढ निकाला था, जिससे उसने मधु की फोटो भेजी थी और उसने उससे बताया था कि मधु की फोटो उसने 3rd ईयर के ग्रुप में डाली थी। अब 3rd ईयर के लड़के कहाँ हैं, कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। मधु को इस बात से अफसोस हो रहा था कि अगर वो उस समय हिम्मत करके उन लड़कों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करती तो वे सभी लड़के पकड़े जाते हैं। लेकिन अब मधु और अरुण उन लड़कों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने का प्लान कर लेते हैं। यहाँ पर फाइनली मधु अरुण को माफ कर देती है और अरुण के बहुत समझाने पर मधु उसे ब्रेकअप नहीं करती है, जिसके बाद में दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं और इस बार इंटीमेट होते समय दोनों को वो इंसिडेंट नहीं डराता है। इधर कांस्टेबल इलू हकीम से मिलने जाती है और हकीम की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इलू यहाँ पर हकीम से उसके बेटे जीवा के बारे में पूछती है। वो जानती है कि हकीम ने जीवा को इन गलत काम में फंसाया है और उन लड़कियों को हकीम नहीं मारा है और शायद उसी ने जीवा को कहीं पर कैद करके रखा है, लेकिन हकीम के मुताबिक उसे नहीं पता था कि जीवा कहाँ पर है। हाँ, लेकिन जीवा उसकी तरफ ब्लैक मैजिक सीखना चाहता था, लेकिन जीवा की तरफ पैसों के लालची लोग ब्लैक मैजिक नहीं सीख पाते हैं और इसलिए उसका सिखाने पर भी जीवा कुछ नहीं सीख पाया। बात रही उन लड़कियों की, तो वो उसकी बीमारी का इलाज है। जीवा कहीं न कहीं जरूर है, वो वापस जल्दी आ जाएगा। ये सब सुनकर इलू वहां से चली आती है। दूसरी तरफ मधु जब डॉक्टर शोहिनी के घर में थी तो उससे बाथरूम के दरवाजे में एक प्रेत नजर आता है और उसे देखकर डर के मारे चिल्ला देती है। उसकी चीख सुनकर कियारा जब उसी बाथरूम में आती है तब मधु बिल्कुल नॉर्मल थी और वो कियारा को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। मधु का बदलता बिहेवियर देखकर कियारा को बहुत ही शॉक्ड लगा था। वो आजकल मधु से डरने भी लगी थी। इधर मधु जब सबवे जाने के लिए निकलती है तो उसे रास्ते में नकुल मिलता है, जो उसे लिफ्ट ऑफर करता है। मधु उसके साथ में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन नकुल के बहुत रिक्वेस्ट करने पर मधु उसके कार में बैठ जाती है। रास्ते में नकुल उसे उस रात वाले किस के बारे में बात करता है। उसके मुताबिक मधु उससे पसंद है और वो किस उसके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन उसकी एंगेजमेंट बेला के साथ में हो चुकी है, इसलिए उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। पर मधु खुद नकुल के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी और ना ही उसे उनके बीच में हुए किस के बारे में कोई बातें करनी थी। उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही है और अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो उन लड़कों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी। पुलिस कंप्लेंट की बात सुनकर नकुल का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है और वो कार को एक सुनसान रास्ते पर घुमा लेता है और अब जाकर फाइनली नकुल मधु को बता देता है कि वो वही नकुल है जो कि उसे क्लास 10th में गिफ्ट भेजता था। मधु ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और इसलिए उसने उसकी औकात दिखाने के लिए अपने दोस्तों के साथ में मिलकर उसके साथ में गंदी हरकत की थी। नकुल के मुताबिक वो एजुकेट जॉब करने वाला इंसान है, ना कि कोई मोलिस्टर। मधु के साथ तो उसने सबक सिखाने के लिए वो सब किया था। उसे ग्रुप में मधु की फोटो देखकर गुस्सा आया था। मधु ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अरुण को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। क्या अरुण उससे बेटर था और इसलिए उसने मधु का सबक सिखाना जरूरी समझा। ये सब सुनकर मधु बहुत ज्यादा डर चुकी थी। ऊपर से उसके कहने पर भी नकुल कार नहीं रोक रहा था और वो उसका फोन छीनकर उसे मारने पीटने लगता है। साथ ही वो अपने दोस्त राज और रवि को भी कॉल करके एक अबेंडन प्लेस पर बुला लेता है। ये वही दोस्त थे जिन्होंने उस दिन उसके साथ में मिलकर ये कांड किया था। वहां पर पहुंचते ही मधु नकुल की आंखों में पेपर स्प्रे करके कार से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहां पर राज और रवि दोनों आ चुके थे, जिसके बाद में वे तीनों मधु को बुरी तरीके से मारते हैं। इतनी चोट लगने के बाद में मधु बेहोश हो जाती है। फिर नकुल और रवि मधु को जान से मारने का डिसाइड करते हैं, लेकिन पहले राज कंफर्म करना चाहता था कि मधु को उनके बारे में पता है या नहीं। अगर उन लोगों ने गलती से मधु को मार दिया
तो वे लोग एक ट्विस्ट के साथ साथ मर्डर भी बन जाएंगे। उन सभी में इसी बात को लेकर आर्गुमेंट हो रही थी कि तभी वे लोग नोटिस करते हैं कि मधु वहाँ से गायब है, जिसके बाद में वे लोग अलग अलग होकर मधु को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर बारिश भी बहुत तेज हो चुकी थी और मधु उनसे जान बचाने के लिए यहाँ वो भाग रही थी, लेकिन फाइनली उसे रवि पकड़ लेता है और जान से मारने की कोशिश करता है। साथ ही उसने राज को कॉल करके वहां तक आने के लिए कह दिया था। इसी दौरान मधु अचानक से परेशान हालत में आकर रवि के गले का मांस काट कर खा जाती है और उसे जान से मार देती है। यह राज नकुल को कॉल करके वहां से निकलने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसी समय उसका फोन ऑफ हो जाता है और तब तक मधु भी उसके सामने आ चुकी थी। राज उसे उसकी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था, तो इसलिए मधु उसे छोड़कर वहां से जाने लगती है, लेकिन राज उसे पीछे से वार करने की कोशिश करता है, जिससे कि मधु उसका हाथ तोड़ देती है और उसे उठाकर वहां पर मौजूद एक जेसीबी की तरफ फेंकती है, जिससे जेसीबी की ब्लेड राज की बॉडी के आर पार हो जाती है और राज तड़प तड़प कर मारा जाता है। राज की चीखें सुनकर जब नकुल वहां पर पहुंचता है तो राज को इतने भयानक तरीके से मरता हुआ देखकर डर जाता है। फिर इसके बाद में अपने कजिन भाई रवि की डेड बॉडी को देखकर भी नकुल के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मधु जैसी कमजोर लड़की ने इतने ताकतवर लड़कों को इतनी भयानक मौत कैसे मारा। ये सब देखकर नकुल वहां से अपनी कार लेकर निकल जाता है, तो वही मधु इस काली रात के भयानक तूफान में अकेली हॉस्टल की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ इलू पुलिस स्टेशन आती है। उसे ऐसा लगा था कि उसके सीनियर ऑफिसर उससे नाराज होंगे। वो उन्हें क्लैरिफिकेशन देती है कि वो उन मिसिंग लड़कियों के केस में बिजी थी। वो तो इलू को बैठाकर बहुत ही अफसोस से उसे जीवा की डेड बॉडी मिलने की खबर देता है। उसकी डेड बॉडी सड़ी गली हुई जमुना नदी के किनारे 6 महीने पहले मिली थी। कोई भी उसकी बॉडी को क्लेम करने नहीं आया था और इसलिए उस एरिया के पुलिस स्टेशन ने उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी डेड बॉडी की फोटो देखकर इलू रोने लगती है। उसका बेटा भले क्रिमिनल हो, लेकिन इलू उससे बहुत प्यार करती थी। फैमिली के नाम पर उसका बेटा ही सब कुछ था। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 5 भी खत्म होता है। एपिसोड के 6th चैप्टर का नाम था द ट्रैप, जिसकी शुरुआत 3rd फ्लोर के 4 लड़कियों से होती है। उनके बीच में मधु को लेकर आर्गुमेंट हो रही थी। एक तरफ नेकी मधु को इन सब में फंसाने को लेकर उन सभी से गुस्सा थी, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी तीनों लड़कियों के मुताबिक उन्हें अब खुद के बारे में सोचना होगा। खुद को बचाने के लिए और इस हॉस्टल से निकलने के लिए उनके पास में कोई चॉइस नहीं है। वो लोग आर्गुमेंट कर ही रहे थे कि तभी उन्हें 3rd फ्लोर के कॉरिडोर से आवाज सुनाई देती है। वे लोग जब बाहर जाकर देखती है तो उन्हें मधु पजेस हालत में दीवार पीटते हुए दिखाई देती है। उन्हें देखकर मधु उनके ऊपर अटैक करने आती है और तब वे लोग जल्दी से अपने रूम का दरवाजा लॉक कर लेती है। मधु का ये रूप देखकर वे चारों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। इधर इलू अपनी दोस्त वार्डन ग्रेसी के रूम में ड्रिंक कर रही थी। वो अपने बेटे जीवा की मौत से काफी टूट चुकी थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हकीम को सजा देगी, क्योंकि उसी ने उसके बेटे के साथ में कुछ किया होगा। ग्रेसी को जीवा की मौत का दुख तो था, लेकिन उसके मुताबिक जीवा पहले से क्रिमिनल था और वही लड़कियों को हकीम के पास में लेकर जाता था और लड़कियों की डेड बॉडी को वही ठिकाने लगाया करता था। जीवा कभी भी अपनी माँ इलू से प्यार नहीं करता था। हर समय उसे गाली देता और झगड़ता था। वो बाकी समय कोई न कोई क्राइम करता या फिर हॉस्टल की लड़कियों को हरास करता था। वो कभी अच्छा बेटा और अच्छा इंसान नहीं बन पाया, तो इलू को भी उसके लिए ज्यादा दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे के लिए ऐसी बातों को सुनकर इलू गुस्से में ग्रेसी की तरफ एक कप फेंकती है, लेकिन लकीली वो कप ग्रेसी को नहीं एक्वेरियम में लगता है और एक्वेरियम टूट जाता है। उसका बेटा भले ही कितना बड़ा क्रिमिनल हो, इलू अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती थी। उसके मुताबिक ग्रेसी जीवा से नफरत करती थी, क्योंकि ग्रेसी का कोई पति नहीं था और ना ही उसका कोई बच्चा था। उसके पास एक अच्छी फैमिली थी, इसलिए ग्रेसी जीलस थी। अपने पति को छोड़ने के बाद में जब वो सिंगल मदर थी, तब ग्रेसी ने उसके बेटे जीवा को संभालने के लिए हेल्प तक नहीं की। एक हॉस्टल की वार्डन बनकर वो खुद को बहुत ही पावरफुल समझती है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ नहीं है। इलू की बातें सुनकर ग्रेसी को बहुत ही हर्ट होता है। वो इलू से कहती है वो कुछ भी है, लेकिन कम से कम वो एक मर्डर की माँ तो नहीं है। ग्रेसी की बातें सुनकर इलू वहां से गुस्से में चली जाती है। फिर अगले दिन मधु की नींद 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में खुलती है और वो अपनी बॉडी में बहुत सारे जख्मों को नोटिस करती है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो हॉस्टल कैसे पहुंची और कॉरिडोर के फ्लोर पर वो क्यों सोई थी। कुछ ही देर के बाद में हॉस्टल के बाहर उसे मिलने अरुण आता है। कल से मधु को कोई भी पता नहीं था और इसलिए अरुण बहुत ही परेशान था। जिसके बाद में मधु कल उसके साथ में जो कुछ भी बुरा हुआ वो अरुण को बताती है कि नकुल, उसका कजिन भाई रवि और उसका दोस्त राजी उसके गुनहगार हैं। पुलिस कंप्लेन की बात सुनकर नकुल और वो दोनों उसे एक अबेंडन प्लेस पर लेकर गए और वहां पर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मधु ने रवि और राज को जान से मार दिया। उसे नहीं पता कि उसने कैसे इतना ताकतवर लड़कों को मारा, बट उसे लगता है कि उसके रूम में जो पहले लड़की रहती थी उसके घोस्ट ने उसकी हेल्प की थी। उसके रूम में अनु की वही घोस्ट है। अरुण को भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पहले ही उन लड़कों के खिलाफ कंप्लेन करवाना चाहता था, लेकिन मधु को कोई भी कंप्लेन करके खुद जेल नहीं जाना था, क्योंकि उसने तो खुद ही उनमें से 2 लड़कों को मार दिया था। यहाँ पर अजीब बात यह थी
कि मधु को कल रात की कुछ भी बातें याद नहीं थी, जैसे कि पोजीशन के टाइम मधु की सोल और माइंड सो जाती हो। इन सब चीजों से मधु बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी और तब अरुण उसे उसका सामान पैक करने को कहता है ताकि मधु अब से उस रूम में नहीं रह सके। फिर वो मधु को 1 घंटे में वापस आने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में जब मधु हॉस्टल के अंदर जाती है तो उसका सामना रिमी और स्वेटलाना से होता है। वो उन दोनों से उसके रूम में हो रहे अजीब चीजों के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे तो कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ में ये सब कुछ चीजें क्यों हो रही है और दिन ब दिन वो पागल होती जा रही थी। तो वे दोनों मधु को हकीम का एड्रेस देकर उसके पास जाने को कहते हैं। उनके मुताबिक सिर्फ वही मधु और उनकी हेल्प कर सकता है। वे लोग हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन मधु हकीम के पास जाकर उनकी हेल्प ले सकती थी। तभी वहाँ पर वार्डन ग्रेसी आती है, जिन्हें मधु हॉस्टल छोड़कर जाने के बारे में कहती है। उसके जाने के बाद में ग्रेसी रीमा और स्वेटलाना को भी उनका सामान पैक करने को कहती है, क्योंकि आज निकी को भी उसकी फैमिली लेने के लिए आने वाली थी। मधु भी यहाँ से जा रही थी, तो उन्हें और कोमल को भी जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो हमेशा तो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, और स्पेशली रीमा को अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। वहीं पर इलू जीवा के मर्डर केस को लेकर अपने सीनियर ऑफिसर से बात करने के लिए रुकी हुई थी। वहीं पर एक माँ बेटे को देखकर इलू अपने बेटे जीवा के बारे में सोचकर इमोशनल होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर इलू को उसके सीनियर ऑफिसर के केबिन में लेकर जाता है, लेकिन इस समय सीनियर ऑफिसर उस एरिया के पॉलिटिशियन के मिसिंग बाइक को ढूंढने में बिजी था, तो जीवा के केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने में उन्हें टाइम लगेगा। इलू जब देखती है कि उस पॉलिटिशियन का भाई और कोई नहीं बल्कि भल्ला ही है, तो उसे याद आता है कि भल्ला को उसने एक बार हकीम के घर से निकलता देखा था। जिसके बाद इलू ये बात अपने सीनियर ऑफिसर को बताती है। इस इन्फॉर्मेशन की मिलते ही पूरी पुलिस फोर्स हकीम के घर के लिए निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ हॉस्टल से निकी को ले जाने के लिए उसकी फैमिली आई हुई थी। डॉक्टर सोहिनी और हॉस्पिटल के कुछ लोग भी आए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर सोहिनी के मुताबिक इन लड़कियों के माइंड उन्हें हॉस्टल से बाहर नहीं जाने देते हैं और बॉडी के साथ में रिएक्शन करके उन्हें चोट पहुंचाते हैं। अगर उन्हें बेहोश करके सुला दिया जाए तो हॉस्टल से बाहर ले जाया जा सकता है। तब सोया हुआ ब्रेन कुछ रिएक्ट कर नहीं पाएगा और वो आराम से हॉस्टल से निकल पाएगी। डॉक्टर सोहिनी के एडवाइस को फॉलो करके हॉस्पिटल स्टाफ निकी को बेहोशी का इंजेक्शन देती है, लेकिन बेहोश होने से पहले निकी अपनी बहन तनिषा को वार्न करती है कि अगर उसे कुछ हुआ और उसकी बॉडी ने कुछ रिएक्ट किया तो वे लोग उसे हॉस्टल लेकर आ जाएंगे और तब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नहीं तो हॉस्टल के बाहर मर सकती है। फिर कुछ ही देर में निकी के बेहोश होने के बाद उसे एम्बुलेंस में हॉस्टल भेज दिया जाता है। एम्बुलेंस के पीछे कार में डॉक्टर सोहिनी वार्डन ग्रेसी भी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सारी पुलिस और मीडिया दिखाई देती है, जो कि रवि और राज की बॉडी को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। वो अबेंडन प्लेस हॉस्टल से कुछ ही दूर पर था, जहाँ पर कल रात मधु ने उन लोगों को मारा था। पुलिस और मीडिया राज और रवि की डेड बॉडी की हालत देखकर शॉक्ड थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये काम किसी एनिमल का है या किसी इंसान का। तो वही मधु हकीम के घर पर पहुंच चुकी थी। मधु ने एक बार सपने में हकीम के घर का दरवाजा देखा था और इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगा था। तभी बब्बन उसे देखकर घर के अंदर लेकर जाता है। फिर मधु को एक जगह पर बैठाकर बब्बन बेसमेंट में जाकर मधु के आने के बारे में हकीम को कहता है। उस समय हकीम भल्ला की डेड बॉडी को प्लास्टिक में भर रहा था। मधु के आने की बात सुनकर हकीम बहुत ही खुश हो जाता है और वो मधु से मिलने जाता है। मधु उन्हें देखकर अपनी प्रॉब्लम्स बताती है। उसे जो बुरे सपने आते हैं उसके साथ आजकल हॉस्टल में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मधु हकीम को बताती है। हकीम के मुताबिक उस रूम में कोई घोस्ट है और उसने भी उस घोस्ट को फील किया था। बात करते करते हकीम अपने घर की खिड़कियों को बंद कर रहा था और अचानक से उस रूम का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देखकर मधु डर के वहां से जाने के लिए बहाना बनाने लगती है, लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं है। हकीम उसके सामने खड़ा था। फिर कुछ देर के बाद में हम मधु को बेसमेंट में बेहोश देखते हैं, जहाँ पर हकीम खुद की बीमारी ठीक करने के लिए मधु को सेक्रीफाइस करने की तैयारी कर रहा था। वो मधु का गला काटने वाला था, लेकिन तब तक वहाँ पर इलू पुलिस को लेकर आ गई थी, क्योंकि वे लोग वहाँ पर भल्ला को ढूंढ रहे थे। इसलिए हकीम का काम रुक जाता है। पुलिस बाहर छानबीन कर रही थी और बेसमेंट में हकीम चुपचाप बिना आवाज के खड़ा हुआ था, ताकि पुलिस को उसका पता न चले। तब मधु को भी होश आ चुका था, लेकिन हकीम चाकू दिखाकर उसे चुप करवा रहा था। पुलिस को जब घर में हकीम का कोई अता पता नहीं चलता है तो वहाँ से बाहर चली आती है। इलू भी बाहर जा रही थी कि तभी उसे मधु की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि बेसमेंट में मधु खुद को बचाने के लिए हकीम के साथ में लड़ रही थी। और इलू उस आवाज को फॉलो करके इलू को एक अलमारी के पीछे से बेसमेंट तक जाने का रास्ता मिल जाता है। इलू जब बेसमेंट में जाती है तो हकीम को मधु को छोड़ने की धमकी देती है और चिल्लाकर बाकी पुलिस वालों को बेसमेंट में बुला लेती है। हकीम भी मधु को छोड़ देता है। इस दौरान इलू और हकीम बेसमेंट में थे, जहाँ पर हकीम इलू को जीवा के घोस्ट और उसे मिलवाने का लालच देता है। साथ ही वो इलू को यह भी कहता है कि जीवा की मौत मधु के रूम में ही हुई है, इसलिए वार्डन ग्रेसी वहाँ उसे जाने नहीं देती है। अपने बेटे जीवा के घोस्ट से बात करने के लालच में इलू हकीम को भागने से नहीं रोकती है और हकीम वहाँ पर मौजूद एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम निकी को देखते हैं, जो कि बेहोश हॉस्पिटल में थी और उसके ब्रेन का MRI हो रहा था। हॉस्टल में तीनों लड़कियां निकी को लेकर परेशान भी थे
और ग्रेसी उन्हें फोन पर निकी का सही सलामत होने के बारे में अपडेट देती है। निकी हॉस्टल के बाहर बिल्कुल सही थी और ये जानकर तीनों लड़के बहुत ही खुश होती है। उनमें हॉस्टल से बाहर रहने के लिए एक नई उम्मीद जाग चुकी थी और वे लोग हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए एक्साइटेड थे। तभी अंदर दरवाजे में डॉक्टर सोहिनी को निकी की बॉडी में थोड़ी मूवमेंट नजर आती है और अचानक से एमआरआई मशीन के अंदर ही निकी का ब्रेन ब्लास्ट हो जाता है। निकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारी जाती है और डॉक्टर सोहिनी के साथ साथ बाकी डॉक्टर दरवाजा खोलकर निकी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो दरवाजा खुलता है और ना ही मशीन ऑफ होती है। उनमें से कोई भी निकी को नहीं बचा पाता है और तब तक निकी की फैमिली वार्डन ग्रेसी के साथ साथ हॉस्टल की तीनों लड़कियों को भी निकी की मौत के बारे में पता चल चुका था। वे लोग निकी की मौत के बारे में सुनकर हॉस्टल से बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर निकी की मौत भी इतनी भयानक हुई है तो उनकी मौत कितनी भयानक होगी। वहीं पर मधु हॉस्पिटल में थी जहाँ पर अरुण उसके साथ था और इलू उसका स्टेटमेंट ले रही थी। अरुण इलू को बता रहा था कि उन तीनों लड़कियों ने हकीम के साथ में मिलकर मधु को मारने का प्लान किया था और इसलिए उन लोगों ने मधु को हकीम के पास भेजा। लेकिन इलू का ध्यान इन सब बातों में नहीं बल्कि मधु के रूम में कोई घोस्ट है इसमें था। वो हकीम की बात को कंफर्म करना चाहती थी कि क्या सच में मधु के रूम में जीवा का घोस्ट है, लेकिन इस समय मधु इलू को कुछ नहीं बताती है। फिर इलू के जाने के बाद अरुण मधु को डिस्चार्ज पेपर लेने जाता है और वहाँ पर हॉस्पिटल के टीवी में उसे 2 लड़कों की डेड बॉडी मिलने की खबर मिलती है। उनकी कार ग्वालियर मध्य प्रदेश की थी। ये जानकर अरुण समझ जाता है कि मधु इन्हीं 2 लड़कों को मारने के बारे में उससे बातें कर रही थी। वो जाकर ये बात मधु से कंफर्म भी करता है कि वो लड़के ग्वालियर से थे कि नहीं। अरुण उसे किसी भी पुलिस केस में फंसा हुआ नहीं देखना चाहता था, तो इसलिए वो मधु के साथ में ग्वालियर चलने के लिए कहता है। लेकिन मधु अब फिर से उस शहर में वापस नहीं जाना चाहती थी। तभी वहाँ पर बेला आती है मधु के हालचाल पूछने के लिए। उसके साथ में नकुल भी आया था, लेकिन वो बाहर खड़ा हुआ था। जिसके बाद में अरुण मधु को बेला के पास में छोड़कर बाहर जाता है। वहाँ पर उसका सामना नकुल के साथ में होता है। नकुल ही वो रेपिस्ट है ये जानकर अरुण उसके साथ में फाइट करता है और मधु के रेप को लेकर नकुल के खिलाफ पुलिस केस करने को कहता है। लेकिन नकुल इन सब धमकियों से डरने वाला नहीं था। आखिर उसके दोस्तों को मधु नहीं मारा था। मधु के केस में जेल जाने से पहले मधु खुद ही मर्डर केस में जेल जाएगी। ये बात सुनकर अरुण भी सोच में पड़ जाता है। नकुल के खिलाफ सब कुछ पता होने के बाद भी वो उसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकता था, लेकिन मधु ऐसी नहीं है। नकुल और बेला जब उन्हें अरुण के रूम तक छोड़ने जा रहे थे तब रास्ते में मधु बेला को नकुल के नाम लिए बिना उसके गुनहगार के बारे में सारी बातें बताने लगती है कि वो लड़का कुछ साल पहले उसे गिफ्ट भेजता था। वो ग्वालियर के बॉयज हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल के लड़के उसे बुली करते थे, तो वो उसे कॉल करके रोता था। वो उसके सामने कभी नहीं आया और जब उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तब उस लड़के ने उसे धमकी भरा लेटर दिया और 1 साल पहले उसने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर उसका रेप किया और अपनी बातों का बदला लिया। ये सब सुनकर नकुल बहुत ही नर्वस हो गया था और बेला के सामने अपने सच्चाई आने से डर रहा था। वो जल्दी जल्दी में उन्हें अरुण के घर पहुंचा देता है, लेकिन कार में निकलने से पहले बेला को नकुल के ही वो लड़का होने के बारे में हिंट देती है। नकुल जरूर दिल्ली का है, लेकिन वो 2 साल ग्वालियर के बॉयज हॉस्टल में रहा था। ये सुनकर बेला शॉक्ड थी, लेकिन मधु उसे कुछ और बोल पाती। उससे पहले ही नकुल वहाँ से कार लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सोहिनी निकी की इस भयानक मौत को लेकर डर चुकी थी। वो किसी भी तरह उन 3 लड़कियों को बचाना चाहती थी, लेकिन वार्डन ग्रेसी उन्हें उन 3 लड़कियों से निकी की मौत से वो बहुत ही दुखी थी और ऊपर से निकी की फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर थी और उसने अपने कनेक्शन से हॉस्टल को बंद करवाने का नोटिस दिया था। उन्हें अब कुछ ही समय में इस हॉस्टल को छोड़ना होगा। तभी डॉक्टर सोहिनी न्यूज में हकीम के घर में लड़कियों की बॉडीज मिलने और उनके सेक्रीफाइस करने के बारे में सुनती है। पुलिस हर तरफ हकीम को ढूंढ रही थी और बल्ला की डेड बॉडी भी उन्हें हकीम के घर पर ही मिली थी। इधर इलू को जीवा के लास्ट फोन कॉल लोकेशन से पता चलता है कि जीवा मरने से पहले उसी गर्ल्स हॉस्टल में था। वहीं पर वार्डन ग्रेसी उन 3 लड़कियों के पास में आती है और उस रात इस हॉस्टल में क्या हुआ इस बारे में पूछती है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इन सबका जवाब इन लड़कियों के पास में ही था। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 6 भी खत्म होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये मूवी बहुत स्लो शुरू होती है, लेकिन इसने अपने अंदर बहुत ही गहरे राज छुपाए हुए हैं जो कि धीरे धीरे ही खुलते हैं। और इसलिए सीरीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमें अगले पल पता ही नहीं होता है कि अब आगे क्या आने वाला है। तो खैर इस वीडियो का हम यहीं पर अंत करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा इसके आखिरी 2 एपिसोड के साथ में। तो चलिए उसका वेट कीजिए।